नमस्कार, मैं धीरज कुमार द विद्या जी चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग चलेंगे आज के सेशन से चालू हो रहे हैं और वो है आपका एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज। चलिए, स्वागत है आपका इस चैनल में। आइए देखते हैं। एनसीईआरटी 12th क्लास की है। इसमें आपका बुक है आपका भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ज्योग्राफी की है ये आपकी, चैप्टर 1, जिसमें आपकी जनसंख्या पढ़ना है। उसका पार्ट 1 जो है एमसीक्यू सीरीज ये है आपका। ए पार्ट का जो है आपका भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसके 3 पार्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक पार्ट करके हम लोग समझेंगे एमसीक्यू सीरीज को। आइए चलते। क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? क्वेश्चन को आप देख लें। क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? ऑप्शन यहां आपका है 1870 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1881 ईस्वी। आप इस पर करेक्ट आंसर लगाएं। चलिए देखते हैं। 1870 ईस्वी, ये ऑप्शन आपका सटीक नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद आपका है 1872 ईस्वी। हाँ, ये सही आंसर होगा। क्या बोला? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई है। एक कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। थोड़ी इसको समझ लिया जाए। ये जो 1872 ईस्वी में जो हुई आपकी जनगणना, ये भारत की पहली जनगणना थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की पहली जनगणना कौन से वायसराय के समय में हुआ था, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो क्या हुआ करते थे भाई? वायसराय हुआ करते थे। यानी लॉर्ड मेयो वायसराय हुआ करते थे। उन्हीं के समय में क्या हुआ आपका 1872 ईस्वी में सबसे पहली बार जनगणना शुरू की गई थी। ठीक है, कब? 1872 ईस्वी। ये नियमित जनगणना नहीं थी आपका, ये अनियमित जनगणना थी। क्या थी आपका? अनियमित। अनियमित का मतलब कोई विशेष रूल रेगुलेशन के तहत नहीं लाया गया था, बस करा दिया गया था, है नहीं? करा दो जनगणना, बस एक करा दिया गया, है ना। चलिए, लेकिन यहां पर एक ऑप्शन जो डी है, इसको आप समझिएगा। यहां से क्वेश्चन आ रहा है आपका 1881 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी, यहां ये दशकीय जनगणना हुई थी आपका। दशकीय जनगणना यहां से शुरू किया गया था। दशकीय जनगणना मतलब क्या? प्रत्येक 10 वर्ष पर, ये प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होगी, ऐसा बात सबसे पहले 1881 ईस्वी में बोली गई थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नियमित जनगणना कौन था, तो नियमित जनगणना 1881 का था। आप इसको नियमित जनगणना भी बोल सकते हैं। नियमित जनगणना भी आप इसे बोल सकते हैं, है ना। ये नियमित जनगणना। अब यहां से क्वेश्चन एक और आ रहा है कि ये नियमित जनगणना कौन से वायसराय के शासनकाल में? तो इस समय वायसराय जो हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। यानी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना अर्थात दशकीय जनगणना 10 वर्ष पर हुआ, इसलिए उसको रखा गया दशकीय जनगणना। और ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो हुई थी, वो अनियमित थी। इसका कोई विशेष नियम के तहत नहीं लाया गया था। इसमें ये तय नहीं की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाएगी। ये जो तय किया गया था, यहां किया गया था 81 में, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, तो पहली जनगणना यहां से आपसे पूछा गया है कि पहली जनगणना कब? तो 1872 लॉर्ड मेयो का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक किस राज्य में है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत में जनसंख्या
उत्तर प्रदेश के बाद, बाद पूछ रहा है आपका, यानी उत्तर प्रदेश के बाद पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक किस राज्य में है। ऑप्शन देख लिया जाए, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। ठीक है, इसका सही जवाब आप दें बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। चलिए ऑप्शन इसमें जो आता है वो आपका ऑप्शन आता है सी, महाराष्ट्र। भारत में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या किसका, तो वो है महाराष्ट्र का। यानी महाराष्ट्र जनसंख्या के आधार पर ये दूसरा स्थान पर आ गया। पहला स्थान यहां आ गया आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र आ गया। अगर बोल दिया जाए तीसरा तो बिहार जो हो जाएगा तीसरे स्थान पर हो जाएगा। चौथा बोल दे तो पश्चिम बंगाल आपका चौथे स्थान पर हो जाएगा, है ना। तो पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल। अब बात करें राजस्थान की, तो ये राजस्थान जो है ये जनसंख्या के आधार पर नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रफल के आधार पर है। क्षेत्रफल के आधार पर ये क्या है आपका, ये प्रथम स्थान पर है ना। प्रथम स्थान किसका है आपका, प्रथम स्थान राजस्थान का, क्षेत्रफल के आधार पर। बाकी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र। तो सही आंसर इसका महाराष्ट्र जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। तीसरे क्वेश्चन है आपका, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या उच्च होगी। क्वेश्चन को समझ लीजिए, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है कि किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या उच्च होगी, मतलब जनसंख्या ज्यादा होगी। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है वो, ऑप्शन आपका देख लिए सामने। ऑप्शन है हिमालय ए में, बी में मैदानी क्षेत्र, सी में पठारी क्षेत्र, डी में मरुस्थलीय क्षेत्र। आप जवाब दें, ए में हिमालय क्षेत्र, बी में मैदानी क्षेत्र, सी में पठारी क्षेत्र, डी में मरुस्थलीय क्षेत्र। इसका सही जवाब जाएगा मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र क्यों, समझ लिया जाए। पहले तो जान लें ये सब क्यों नहीं, ये क्यों, आइएगा। मैदानी पहले हिमालय है, ऑप्शन ए में हिमालय। हिमालय क्षेत्र समझिएगा ये बर्फ से भरा हुआ है। अब बताइएगा कि हिमालय क्षेत्र ज्यादा बर्फ है, ज्यादा ठंड वहां पर होते हैं, मानव के रहने के लिए वहां पर वैसा अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, जिसके वजह से वहां पर लोग कम रहना पसंद करते हैं, कम रहते हैं, इसलिए वहां पे जनसंख्या कम होगी। मैदानी क्षेत्र जानकारी हो कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है इसकी अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम है नहीं, इसमें आप बंगाल को भी ऐड करें। बंगाल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, ये जो राज्य है यहां का जो क्षेत्र है बिल्कुल उपजाऊ मैदान है, इसलिए यहां पर नदियां बहती है, गंगा नदी बह रही है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बह रहा है, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग नदी है याद रखिएगा, इसलिए वो बह रहा है, बाकी नदियां स्त्रीलिंग है ना। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ पर गंगा भी बह रही है। तो गंगा के द्वारा जो लाया गया जो है मलबा वो उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है, उसी का निक्षेप होता है भारत के मैदानी भाग में, इसलिए मैदानी भाग उपजाऊ होगा। असम में आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो लाया जाता है वो भी मैदान आपका उपजाऊ होगा, इसलिए इसका सही आंसर जाएगा मैदानी क्षेत्र। आपको ये भी जानकारी हो यहाँ पर कि भारत का ये जो मैदानी क्षेत्र है ये विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ भाग है। विश्व में हम बात कर रहे हैं, विश्व का सबसे ज्यादा उपजाऊ भाग वो है कहाँ का भाग, विश्व का उपजाऊ भाग है कहाँ का, भारत का, है नहीं, उपजाऊ है आपका, विश्व का उपजाऊ भाग है कौन, भारत का मैदानी भाग, है नहीं।
यहां पर, क्योंकि यहां पर बांगर और खादर मिट्टी पाए जाते हैं जो काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, जो रबी फसल और खरीफ दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, पठारी क्षेत्र नहीं होगा, पठारी क्षेत्र में खनिजों की प्रधानता होगी, वहां पर क्या होगा, जनसंख्या कम अधिवास करेंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र बताइए, मरुस्थल में लोग कोई रहना पसंद करेंगे? आप रहना पसंद करेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर है ना क्या चाहिए, मतलब जल की वहां पर व्यवस्था पूरा नहीं है, अर्थात वहां जल की कमी है, सिंचाई की कमी होगा, स्वाभाविक होगा, न पीने का पानी है सही ढंग का और न सिंचाई करने का है। तो बताइएगा कि आप कैसे सरवाइव करिएगा, न खेती होगी ना आप सही ढंग से आप खा पी पाइएगा, तो वहां पर आप न रहिएगा। तो सही जगह रहने के लिए मैदानी क्षेत्र है, इसलिए सही आंसर मैदानी क्षेत्र है। क्लियर है? आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? ये आपसे पूछा जा रहा है 2011 के अनुसार। क्या पूछा जा रहा है? जनसंख्या। क्वेश्चन पर ध्यान दिया करिए। भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? ऑप्शन ए में एक है ना 121 करोड़, बी में 119 करोड़, सी में 131 करोड़, डी में 141 करोड़। आपका सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए। ए आपका जो है ऑप्शन ए 121 करोड़, ए आपका होगा। इधर ए आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें कोई विशेष तथ्य नहीं। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन या भारत की जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है यहां से, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। भारत की जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार, यानी जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, जनगणना कब? 2011 के अनुसार। तो जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है भाई भारत का? ऑप्शन ए में आइए, 380 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 380 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका सही जवाब आना चाहिए इसमें, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ए आपका जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होते हैं। ये पूरी भारत की पूछा जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया की जनसंख्या है ना, जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है आपका 2011 के अनुसार। यानी पूरे भारत में 382 व्यक्ति, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति भारत में रहते हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या कुल क्षेत्र के आधार पर यह बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका जनगणना 2011, यानी 2011 का क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे, क्या क्वेश्चन है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व, क्या है? कम जनघनत्व वाला राज्य है, यानी कौन है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाता है, वह राज्य कौन है भारत का? ऑप्शन देख लीजिए, यहां है ए में बिहार है, बी में पश्चिम बंगाल है, सी में महाराष्ट्र है और डी में अरुणाचल प्रदेश है। आपका सही जवाब का इंतजार है, जवाब दे दें आप। चलिए, आपका जवाब ए में ऑप्शन बिहार, बी में पश्चिम बंगाल, सी में महाराष्ट्र, डी में अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का ये राज्य है, पर्वतीय राज्य है आपका, है ना। ये देखा जाए 7 सिस्टर के अंतर्गत शामिल है अरुणाचल प्रदेश आपका। यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश यहां पर आपका है ARUP, अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ की जो जन घनत्व है 2011 के अनुसार, एक वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहा करते हैं।
यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति? मात्र 17 व्यक्ति। ये भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य आपका है, यानी इससे और कहीं कम नहीं होते, है ना। तो सही जवाब आपका हुआ अरुणाचल प्रदेश। थोड़ी इधर हम आपका हम चर्चा कर लें इन ऑप्शनों के ऊपर। बिहार, तो बिहार की बात अगर ऑप्शन आता है तो बिहार जो है जनघनत्व में प्रथम स्थान पर, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अगर आपसे पूछे कि जनघनत्व में प्रथम स्थान किसका, तो बिहार का 1 नंबर, दूसरा स्थान ये आपका बंगाल का। हाँ, एक चीज और रखिएगा, 2001 के अनुसार अगर पूछे, जनगणना 2001 के अनुसार, है ना, 2001 जनगणना के अनुसार अगर पूछ दे तो उसमें स्थान प्रथम हो जाएगा किसका? पश्चिम बंगाल का। लेकिन 2011 के अनुसार बात करें तो पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर, बिहार प्रथम स्थान पर। ठीक है, चलिए ये महाराष्ट्र की थोड़ी देख ले क्या बात है इसका। तो महाराष्ट्र तो है ये जनसंख्या में दूसरा स्थान पर आता है, ये जनसंख्या में दूसरा स्थान। पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे उत्तर प्रदेश पहला स्थान, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश। बात क्लियर है? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप ये इसको समझते हुए चलते होंगे। चलिए आइएगा, अगले क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व आपसे पूछ दिया। देखिए क्वेश्चन आ गया कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा कहां लोग रहते हैं, वह राज्य कौन सा है? ऑप्शन बिहार, बी में पश्चिम बंगाल, सी में दिल्ली और डी में उत्तर प्रदेश। जवाब आपका आ जाना चाहिए। ऑप्शन बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। चलिए, इसका सही जवाब आपका आएगा उत्तर प्रदेश, जो कि क्या बोला है, अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है, तो वो है बिहार। अगर ये बिहार तो हो गया सही आंसर, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितना, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने जनसंख्या रहते हैं भाई बिहार में, तो वो है आपका 1102 व्यक्ति। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 1102 व्यक्ति रहते हैं। बताइए, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया है, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया कैसे लिया जाएगा? एक सर्कल लिया जाए, यानी 1 वर्ग किलोमीटर का जो सर्कल बन रहा है इसमें कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो 1102 व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है, वर्ग किलोमीटर का मतलब ये नहीं कि लंबा नाप लिए चौड़ा नाप लिए, नहीं, 1 वर्ग किलोमीटर वो उसका एक सर्कल गोल है ना, उसका वृत्ताकार माप होगी आपका। उसमें कितना है आपका बिहार का स्थान? पहला में कितना लोग? 1102 व्यक्ति। क्लियर है? आइएगा, दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पहला स्थान पे बिहार, दूसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल। अगर यहां से पूछ दे तो कि यहां पर कितने लोग रहते हैं, तो यहां पर लिख लीजिएगा 1029 व्यक्ति, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में पश्चिम बंगाल में 1029 लोग रहते हैं। बात क्लियर है? आइएगा, सी को देखें। सी तो केंद्र शासित प्रदेश है आपका। हाँ, अगर आपसे बात किया जाए कि भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन, तो वो है दिल्ली। दिल्ली प्रथम स्थान पर आ जाएगा। अगर केंद्र शासित की बात करेंगे तो, है ना, यहां पर अगर जनसंख्या अगर देखें, जनघनत्व अगर देखें तो यहां पर है 11,297 व्यक्ति, यानी दिल्ली में 11,297 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। समझ जाइएगा, 1 वर्ग किलोमीटर जो है, 1 वर्ग किलोमीटर जो है इसमें 11,297 व्यक्ति रह रहे हैं। समझ जाइएगा कितनी ज्यादा यहाँ पर सघन जनसंख्या है यहाँ पर, है ना। आइएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा,
अगर यहाँ जन घनत्व पूछ दे तो यहाँ पर आज आपका हो जाएगा 829 व्यक्ति। यहाँ पर कितने व्यक्ति? 829 व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर बात करें प्रथम स्थान तो बिहार, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना? 829 व्यक्ति। बिहार में 1102 व्यक्ति, पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति। एक क्रम से याद रखिएगा, ये क्या चीज के आधार पर? जन घनत्व के आधार पर। अगर केंद्र शासित में प्रथम स्थान बोल दे तो दिल्ली कितना? 11,297 व्यक्ति। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है? देखिए यहाँ क्वेश्चन को पकड़िए, वार्षिक वृद्धि दर पूछा जा रहा है आपका कि वार्षिक वृद्धि दर कितना है भारत की जनसंख्या का, यानी एक वर्ष में भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि करता है, कितने प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ऑप्शन सामने है। ए में 1.5%, 1.5%, अच्छा ये दोनों एक ही टाइप हो गया, खैर कोई बात नहीं, 1.5%, सी में 1.64% और डी में है 1.75%। सही जवाब आपका, इंतजार हम करते हैं, जवाब दे दें। सही जवाब इसमें क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, वो होगा 1.64%। ये सही जवाब का होगा। ठीक है, ये तथ्य है, इसमें कोई विशेष बातें नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि का कारण है, मतलब क्या कारण है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। ऐसे तो सभी जगह जनसंख्या वृद्धि हो रही है भाई, भारत में थोड़ी केवल हो रहा है, लेकिन ये भारत का पूछा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में वार्षिक जन्म दर, बी में मृत्यु दर, सी में प्रवास, डी में इनमें से कोई नहीं। पहले आप दिमाग लगा लीजिए तब हम बात करेंगे इसके ऊपर, है ना। ए में वार्षिक जन्म दर, बी में मृत्यु दर, सी में प्रवास, डी में इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये जो है ना, ये मिस्टेक टाइप है, यहां पर होगा इनमें सभी। ऑप्शन डी जो होगा मिस्टेक टाइप है, यहां पर मैं लिख दिया हूं इनमें सभी, अर्थात इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी, इनमें सभी। मतलब वार्षिक जन्म दर ये भी जनसंख्या वृद्धि का कारण होता है, मृत्यु दर ये भी जनसंख्या का कारण होता है कि नहीं, और वो है आपका प्रवास, है ना। क्या है? प्रवास। क्या है आपका? प्रवास। एक क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये इनमें से सही। कोई दिक्कत? वार्षिक जन्म दर यानी एक वर्ष में जो बच्चे जन्म लेते हैं कुल, उसका वो वार्षिक जन्म दर हुआ। मृत्यु दर, भाई मृत्यु दर की बात बोला जा रहा है, भाई जन्म लेंगे तो मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु दर कम हो जाए। अब बताइएगा कि जब मृत्यु दर कम हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या कम रही है, तो स्वाभाविक होगा कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। सी में है आपका प्रवास। प्रवास यानी माइग्रेशन। मान लिया जाए कि आप एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, स्वाभाविक होगा जैसे ए स्थान है और एक ये बी स्थान है। ए स्थान के व्यक्ति उठ करके मतलब चल करके चला गया कहां पर? बी स्थान पर। तो बताइएगा क्या ये जो प्रवास किया, जो माइग्रेट किया, क्या बी स्थान पर जनसंख्या में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो भारत में भी ये हो रहा था। आपको जानकारी दे दें कि यहां पर कंडीशन क्या हुआ था प्रवास में, जानकारी हो कि यहां पर आपका जब भारत का विभाजन हुई 47 में, तो उस समय पाकिस्तान से भी लोग आ गए यहां भारत में रहने के लिए। और उस समय कहिए तो बांग्लादेश तो बाद में बना, 71 में आपका बना ये बांग्लादेश, है कि नहीं। तो बांग्लादेश जो 71 में बना, उससे पहले वो क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान से भी लोग यहां पर आ गए थे, तो इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान बोल सकते हैं। तो यहां पर ये जो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के देश में, आज के डेट में बांग्लादेश,
तो यहाँ के जो लोग आ गए भारत में, तो भारत में जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी? होगी भाई, होगी, है ना। इस तरह से आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारत के किस अवधि में, अवधि पूछ दिया यहाँ का, भारत के किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर निम्न थी, यानी कम है, जनसंख्या वृद्धि दर कम है। कब? उस समय आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का वह कौन सा समय सारणी है, यहां पर दिया हुआ है कि जिसमें जनसंख्या वृद्धि क्या हुई थी? बहुत कम हुई थी। ऑप्शन 1951 से 61, बी में 81 से 1991 तक, सी में 2001 से 2011 तक, डी में 1911 से 1921 तक। आपका सही जवाब का हम इंतजार करते हैं, जवाब दे दें, है नहीं? चलिए, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1911 से 1921 तक। यानी भारत की किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर निम्न थी, क्वेश्चन पूछा गया। यानी किस समय में जनसंख्या कम हुआ था भारत में, तो वो हुआ था 1911 से 1921 के बीच। इसका रीजन क्या था? तो यहां पर रीजन था इसका उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर, यानी जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा था। तो आप लिख सकते हैं उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, है ना, उच्च मृत्यु दर। ये जो आपका है ये दो कारण बना, जन्म दर भी ऊंचा और मृत्यु दर भी ऊंचा। यानी जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग जन्म ले रहे थे, उसी रेशियो में लोगों की मरना भी हो रहा था। यानी जन्म लेने की भी जो प्रक्रिया था तेज था और मरने वालों की भी प्रक्रिया तेज थी। तो स्वाभाविक होगा कि जब जन्म लेगा और मर भी रहा है उतना ही, तो जनसंख्या बढ़ेगा जरूर लेकिन कमते हुए बढ़ेगा। जन्म से कुछ कम मृत्यु हो रहा था, जितना जन्म हो रहा था उसकी रेशियो में मृत्यु दर थोड़ी सी कम थी, लेकिन मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा था। तो जो बचा वही बढ़ा, तो जो बढ़ा मतलब थोड़ी बहुत बढ़ा, वही निम्न दर आपका हुआ। तो ऑप्शन आपका क्या है? आंसर डी, यानी ऑप्शन डी आपका आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की किस दशक को महान आर्थिक मंदी माना जाता है? देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, महान आर्थिक मंदी, यानी आर्थिक मंदी का बात उठ रहा है यहाँ पर कि कौन सा दशक है भारत का, कौन सा समय है जहां पर मंदी हुआ था, मंदी चल रहे थे, यानी अर्थव्यवस्था नीचे गिर रहा था, है नहीं? ऑप्शन ए में है 1910 के दशक, बी में है 1920 के दशक, सी में है 1930 के दशक, डी में है 1940 का दशक। आपका इंतजार है आंसर का, बता दें। 1910 के दशक, बी में 1920 के दशक, सी में 1930 के दशक, डी में 1940 का दशक। आपका सही आंसर जो होता है वो होता है 1920 का दशक। ठीक है, 1920 का दशक में क्या हुआ था? ये आर्थिक मंदी हो गया था। क्या रीजन था भाई आर्थिक मंदी होने का? यानी भारत की अर्थव्यवस्था नीचे फॉल कर रहा था, इसका रीजन क्या होगा? कुछ तो रीजन हुआ होगा ना भाई। हाँ, आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला? तो प्रथम विश्व युद्ध जो चला 1914 से, है ना, 1918 तक चला, 4 साल चला। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, जिसके वजह से देश के ऊपर अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। देखिए कोई भी युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं दूसरा देश में युद्ध हो रहा है तो वो भारत में नहीं प्रभाव पड़ेगा, या कहीं भी हो रहा है तो दुनिया पर नहीं प्रभाव पड़ेगा। कहीं भी होगा उसका असर पड़ेगा, है नहीं? क्योंकि विश्व बाजारीकरण की बात हो रही है आज के डेट में, क्योंकि सब एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। स्वाभाविक होगा कि विश्व बाजार के ऊपर मंदी पड़ेगा, असर पड़ेगा। जैसे भी एक उदाहरण देख लें, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, तो ये जो चल रहा क्या उसका असर भारत पर नहीं पड़ा, या भारत के अलावा अदर देश पर नहीं पड़ा?
पेट्रोलियम महंगा हो गया और भी खाद्य वस्तुएं महंगा हो गई। ये सब क्या था? युद्ध का कारण हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 14 से 18, उसका प्रभाव पड़ा, नतीजा हुआ देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई, मंद पड़ गया। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है भारत में 1951 से 81 के दशकों को जनसंख्या विस्फोटक की अवधि माना जाता है। इसका कारण है, मतलब इसका कारण क्या है? क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। भारत में 1951 से 81 के दशकों को जनसंख्या विस्फोट, यहां देखिएगा उसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या विस्फोट की अवधि माना जाता है। इसका क्या कारण है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या कारण है भाई? उच्च प्रजनन दर, ए में, बी में मृत्यु दर में कमी, सी में देश के अंतरराष्ट्रीय प्रवास, यानी देश में अंतरराष्ट्रीय प्रवास हुआ, और डी में इनमें से सभी। सही जवाब आपका आना चाहिए, सामने है, उसका सही जवाब है डी, वो है आपका इनमें से सभी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 51 से 81 के दशकों को जनसंख्या विस्फोट, पहले तो जान ले कि जनसंख्या विस्फोट क्या, अचानक से किसी क्षेत्र में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, उस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट ये हुआ, तो ये किसके कारण यहां क्वेश्चन पूछा गया? तो आपका ऑप्शन ए भी सही है, प्रजनन दर, यानी भारत में प्रजनन दर 51 से 81 के बीच में ज्यादा था, ये भी कारण बना। मृत्यु दर में कमी, यानी जन्म तो रहे थे लोग लेकिन मरने वालों की संख्या कम रही थी, तो इसके कारण भी वृद्धि हुआ, यानी जनसंख्या विस्फोट में एक कारण बना। और सी में है देश के अंतरराष्ट्रीय प्रवास, यानी देश में अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अभी जो हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश है ना और पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान से भी भारत में आए 1947 के विभाजन के बाद, और ये बांग्लादेश जो आज के डेट में है, जो कल के डेट में पूर्वी आपका पाकिस्तान कहलाता था, वहां से भी लोग आ गए थे, है ना। तो इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान, है ना, यहां से भी लोग प्रवास कर गए थे बांग्लादेश। आप एक मूवी देखिएगा, रिफ्यूजी मूवी है, अभिषेक बच्चन है, जैकी श्रॉफ है उसको में, और भी एक दो हीरो हैं उसमें। रिफ्यूजी जो मूवी है इसी के ऊपर दिखाया गया है। ये जो पूर्वी पाकिस्तान है अर्थात बांग्लादेश के जो लोग भारत में आए, है ना, वहां उन लोगों को रिफ्यूजी कहा गया, और वही रिफ्यूजी के ऊपर वो मूवी बनाया गया। रिफ्यूजी का मतलब न ये देश का न वो देश का, मतलब मान लीजिए कि एक ए देश है और एक ये बी देश है, और एक डी नाम का व्यक्ति है। तो जो डी नाम का व्यक्ति है ना, न इसको नागरिकता ए में मिली हुई है और न इसको नागरिकता बी में मिली हुई है, यानी ये बेपेंदी का लोटा हो गया है नहीं, इधर से इधर हो रहा है ना। ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहा गया, है ना। तो ऐसे रिफ्यूजी को भारत में पनाह मिला था, है ना। तो इसके वजह से भी भारत में क्या हुआ? जनसंख्या विस्फोट हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का कितना प्रतिशत लोग रहते हैं? क्वेश्चन आपसे है कि भारत में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का कितना प्रतिशत लोग रहते हैं, यानी 10 से 19 वर्ष के लोग भारत में कितने प्रतिशत भारत में है भाई? तो ये ऑप्शन यहां देख लीजिए, ए में 18.9%, बी में 19.2%, सी में 20.9%, सी में 21.8%। सही जवाब आपका आना चाहिए इसमें से, चार ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या है? इंतजार है, सही जवाब आपका आ जाए। सही जवाब है सी, 20.9%। 20.9% अर्थात समझेंगे, एक क्वेश्चन बोला कि भारत में 10 से 19 वर्ष के जो लोग हैं, जिनकी उम्र 10 से 19 वर्ष के जो लोग हैं, ये भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं? तो 20.9% भारत में लोग रह रहे हैं,
यानी 10 से 19 वर्ष के जो लोग हैं ये 20.9%, कुल जनसंख्या का 20.9% किशोरों का। अच्छा, यहां से अगर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए आप, ऑप्शन सी सही है, लेकिन इसका ऑप्शन एक जो है आपका, इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और निकल है, उसको समझ लें। अगर आपसे इसमें पूछ दे कि जो 20.9% है, इसमें अगर आपका पूछ दे कि किशोर कितने और किशोरियां कितना, ये भी तो क्वेश्चन होता है कि लड़के कितना और लड़कियां कितना। किशोर लड़कों को बोला गया है ना, कृष्ण को भी बोला गया है किशोरी जी, है नहीं, तो ये किशोर, तो किशोर कितने यानी लड़का, लड़कों की संख्या कितनी, लड़कों की संख्या कितनी है भाई भारत में, ये आपका कहा 20.9% में से कितना लोग, तो ये आपके हैं 52.7%, यानी लड़कों की संख्या जो है 52.7% है। लड़कियां जो हो जाएगी अर्थात किशोरियां जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, यानी लड़कियां बोलिए, है ना, लड़कियों बोलिए, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 47.3%। कितना, 47.3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको रख लेंगे आप, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन का ये बनता है, बाकी इधर में कोई विशेष बातें नहीं। चलिए, ये सही आंसर आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई। आपसे पूछ दिया गया युवा नीति कब शुरू किया गया, भारत में युवा नीति कब लाई गई। ऑप्शन सामने, ए में फरवरी 2012, बी में फरवरी 2014, सी में मार्च 2011, डी में मार्च 2015। सही जवाब आना चाहिए आपका, इंतजार है। सामने है ऑप्शन, फरवरी 2012, फरवरी 2014, मार्च 2011, मार्च 2015। सही जवाब इसका होगा फरवरी 2014। फरवरी 2014 में क्या कहा गया कि राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई, यानी युवाओं के लिए एक नीति कानून व्यवस्था लाया गया। कब, फरवरी 2014 में। बात क्लियर है। चलिए, 14 में कौन थे प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री कौन होंगे, नरेंद्र मोदी, है ना। नरेंद्र मोदी क्या थे भाई, प्रधानमंत्री 14 में थे, बने ही थे पहली बार, है ना, उसी समय लाया गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार कितने आयु के लोग को युवा कहा जाता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार, यानी युवा नीति 2014 में जो लाया गया था उसके अनुसार पूछा जा रहा है कि कितने आयु के लोगों को युवा कहा जाएगा, यानी भारत में जो लोग हैं कितने उम्र के लोगों को युवा कहेंगे हम। तो ऑप्शन ए में है 15 से 29 वर्ष, बी में 15 से 59 वर्ष, सी में 18 से 29 वर्ष, डी में 21 से 30 वर्ष। सही जवाब का आना चाहिए, सामने है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए होगा 15 से 29 वर्ष, यानी 15 से 29 वर्ष के जो लोग हैं ये क्या कहलाएंगे, युवा वर्ग कहलाएंगे। भारत में युवा वर्ग कहलाएंगे 15 से 29 वर्ष के लोगों को, है ना। चलिए, एक चीज यहां समझिएगा, ऑप्शन बी को इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो 15 से 59 वर्ष जो है ना, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। ये जो 15 से 59 वर्ष है, ये आयु वर्ग को कामगार आयु वर्ग बोला गया है। क्या बोला गया इसे, कामगार आयु वर्ग बोला गया है। क्वेश्चन बनता है, कामगार आयु वर्ग की श्रेणी में किस उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, 15 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाएगा। किसमें, कामगार आयु वर्ग में, यानी 15 से 59 वर्ष के लोग, यानी 15 वर्ष के बाद कमाने की, है ना, आजादी हो जाती है ना, कमाने के लिए छूट हो जाती है संवैधानिक अनुसार। 59 वर्ष तक के आपका ये काम करने का ये निर्धारित किया गया, हम नहीं घर से बोल रहे हैं भाई, इस सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ आंसर इसका क्या था आपका, 15 से 29 वर्ष।
तो इस तरह से आपका ये सेशन आपकी है ना MCQ का पार्ट 1 आपका ये फाइनल होता है। फिर अगले पार्ट 1 हम अब लेकर के आएंगे। तब तक आपका प्यार आशीर्वाद बना रहे। आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।